गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका यूट्यूब चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण के लगभग 15 क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। मेरे भाई, पहला जो क्वेश्चन है आपका वह है, आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो मेरे भाई, आपका ऑप्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। आग बुझाने के लिए बोल रहा है, तो आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन का प्रयोग कब किया जाता है? तो मेरे भाई, आग और बुझाने की जगह जलाने अगर रहेगा तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा? ऑक्सीजन का। तो आग जलाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तब क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑक्सीजन का हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड से अगर क्वेश्चन बनना है तो कैसे बनेगा? कहता है कि आपका ताजमहल का रंग क्यों पीला पड़ रहा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण ताजमहल का रंग क्या पड़ता है? पीला पड़ता है। अब क्यों पड़ रहा है? अब क्योंकि आपके मथुरा जो आगरा है, ताजमहल आगरा में है और मथुरा उसके जस्ट बगल में है। दोनों ज़िले हैं और मथुरा में तेल रिफाइनरी है और मथुरा तेल रिफाइनरी से जब कच्चा तेल को जब पकाया जाता है उसमें से धुआं निकलता है और वही धुआं आके जो ताजमहल है उसके गुंबद पर लगता था। उससे ताजमहल का जो गुंबद है वह कैसा होने लगा? पीला होने लगा। तो 2018 सीटेट में क्वेश्चन बना था कि किस गैस के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है? तो आपका हो जाएगा क्या उस समय हमारा ऑप्शन होता? तो सल्फर डाइऑक्साइड। डी से कैसे क्वेश्चन बन सकता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो कहता है कि मोटर वाहन से सर्वाधिक कौन सा धुआं निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड मेरे भाई निकलता है और कहता है कि यह एकदम घोटू गैस है। यह ज़्यादा धुआं, अगर मान लीजिए किसी घर में धुआं करके और एक व्यक्ति को अगर बंद कर देते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? दम घुट के मर जाएगा। उसी तरह यह ज़्यादा धुआं देता है और सर्वाधिक धुआं देने के कारण यह जाता है तो फेफड़ा को जाम करता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? तो दम घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हर्ट्ज, डॉप्सन, डेसिबल, पायरोमीटर। तो मेरे भाई, डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। हर्ट्ज से उसकी क्या मापी जाती है? आवृत्ति मापी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा, जल में पारा की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो जल में मेरे भाई पारा की अधिकता के कारण मिनी माता रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग होता है। मेरे भाई कहता है कि मिनीमाता जापान का एक शहर है और वहाँ पे 1950 में क्या हुआ कि एक झील था और झील या मान लीजिए तालाब था और वहाँ पे इतने लोग प्लास्टिक फेंक दिए थे कि प्लास्टिक और पानी दोनों आपका रासायनिक क्रिया करने के बाद वो पानी इतनी प्रदूषित हो गया और प्रदूषित होने के बाद वहाँ के तालाबों से, झीलों से लोग क्या करने लगे? पानी पीने लगे और जब पानी पिए तो वहाँ पे एक रोग हुआ और उस रोग में यह वहाँ के नागरिकों को हुआ क्यों कि ऊपरी भाग, शरीर का जो ऊपरी भाग है या अर्थात गर्दन से ऊपरी जो भाग है मेरे भाई, वह क्या हो गया? शून्य हो गया। अर्थात कोई भी चीज़ खाने पे उनको स्वाद नहीं आता था कि क्या खा रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं, एकदम ऐसे शून्य हो जाना। तो वह मिनी माता, आपका ऊपरी भाग जो शून्य हो जाता है पारा की अधिकता के कारण, वह कौन सा रोग होता है मेरे भाई? मिनी माता। और कहाँ ये सर्वप्रथम हुआ था? तो जापान में हुआ था। और कब हुआ था मेरे भाई? तो 1950 में हुआ था। और जल में किसके कारण से हुआ था? तो पारा की अधिकता के कारण से हुआ था। फ्लोराइड की अधिकता के कारण फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। यह क्या करता है कि अधिक अगर होगा तो दांत के मसूड़ों को कमज़ोर बनाता है और कम रहे तो यह दांत के मसूड़ों को मजबूत भी बनाता है। तो अधिकता नुकसान करेगा, कम क्या करता है कि आपका सही है। अधिक से अधिक होने के कारण इससे कुबड़ भी निकल जाता है। कुबड़ देखे होंगे लोग ऐसे चलते हैं, पीठ का जो ऊपरी भाग होता है या जो आपका यह होता क्या है? निकल जाता है। तो कुबड़ भी इससे निकलता है। ब्लैक फुट क्या होता है मेरे भाई? आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है।
आप जानते हो कि भारत में सर्वाधिक आर्सेनिक कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत के किस राज्य में आर्सेनिक सर्वाधिक पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। और आर्सेनिक जो पानी रहता है उसमें अगर पैर आप डालते हो तो पैर की जो निचली परत होती है वह क्या हो जाएगा? काला हो जाता है, और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? ब्लैक फुट, काला पैर। नेक्स्ट देखते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। यह मेरे भाई नाइट्रेट की अधिकता के कारण रोग होता है। अगर जल में नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी तो यह रोग होता है, और यह रोग अधिकांश रोग से बच्चों में देखा जाता है। और इस रोग में कहता है कि जो श्वसन क्रिया होती है वो बाधित हो जाती है, और यह बच्चों में सर्वाधिक होता है। और बच्चों में जो होता है तो कहता है कि यह इसका बच्चों में रंग क्या हो जाता है? नीला होना। उनके शरीर क्या हो जाएगा? नीला होने लगेगा, और नीला होने के बाद वह उनका शरीर नीले होने के बाद उनकी श्वसन क्रिया बाधित होती है, जिससे उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसलिए उनका नीला होता है शरीर, इसलिए ब्लू का दिया गया है। बच्चों में होता है इसलिए बेबी कहा दिया गया है। और सिंड्रोम, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके अधिकता के कारण होता है मेरे भाई? तो नाइट्रेट के अधिकता के कारण होता है। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो बंगाल का आतंक मेरे भाई आपका जलकुंभी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जलकुंभी को कहा जाता है। जलकुंभी। बहया, आपका बहया को भी नहीं कहा जाता है। यूकोलिप्टस से एक क्वेश्चन बन सकता है कि पारिस्थितिकीय तंत्र का आतंकवादी किसे कहते हैं मेरे भाई? तो आपके यूकोलिप्टस को। लेकिन बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तो जलकुंभी को। देखिए, जलकुंभी को बंगाल का आतंक भी कहते हैं मेरे भाई। और जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जलकुंभी का ही प्रयोग किया जाता है। जब भी अगर क्वेश्चन बने कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा? जलकुंभी। और बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? तब भी क्या हो जाएगा मेरे भाई? जलकुंभी। नेक्स्ट देखते हैं टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? तो टाइगर परियोजना की शुरुआत मेरे भाई 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। 1 अप्रैल 1973 को हुआ था। जबकि कहता है कि इसकी गणना सर्वप्रथम कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 1972 में। और जो टाइगर परियोजना की शुरुआत हुआ था मेरे भाई, यह कहता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ से किया गया था? आपका उत्तराखंड से किया गया था। आज अगर पूछें कि किस राज्य में सर्वाधिक टाइगर है, तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक टाइगर है। उसके बाद आपका उत्तराखंड हो जाएगा। उसके और उत्तराखंड और कर्नाटक दोनों जगह सेम है, 524, जबकि एमपी में टाइगरों की संख्या 526 है। तो सर्वाधिक टाइगर आपके कहाँ पाए जाएंगे? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसलिए उसको टाइगर स्टेट के नाम से भी, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, छठवां है सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था मेरे भाई? तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत 1976 में हुआ था। जब हम लोग अनुच्छेद आप लोग पढ़ोगे तो अनुच्छेद 48 ए में भी है, इसकी बात कहता है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की क्या किया गया था? कि शुरुआत किया गया था। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत सड़क के दोनों किनारे पेड़ लगाने का कार्यक्रम चलाया गया था। उसी को हम बोलते हैं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम। यह गांव का जो बंजर भूमि है वहाँ पे भी पेड़ लगाए जाने का कार्य किस कार्यक्रम के तहत हुआ था? तो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत हुआ था मेरे भाई। इसकी शुरुआत कब हुआ? तो 1976 में हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो मेरे भाई 1972, 1976, 1980, 1986। तो मेरे भाई स्टॉकहोम सम्मेलन आपका 5 जून 1972 को हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? 5 जून 1972 को हुआ था। और किसके लिए हुआ था? पर्यावरण संरक्षण को बचाए जाने का प्रयास इसमें किया गया था। सभी देश को लगभग इसमें 119 देशों ने भाग लिया था। और 119 देशों का यह था कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, पर्यावरण से कैसे हम लोग उभरा जाए, कितना पर्यावरण को कम किया जाए, कैसे पर्यावरण कम होगा, इसके बारे में विचार विमर्श हुआ था। और कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन की राजधानी, अच्छा स्वीडन उल्टा हो गया है। स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम में। वहीं पे एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन। मेरे भाई कब हुआ था? 5 जून 1972। इसी दिन से हम लोग 5 जून 1972 से हम लोग हर 5 जून को क्या मनाने लगे? विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर मनाने लगे।
आइए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है मेरे भाई? तो आपकी रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर आपका फुल फॉर्म होगा, ठीक है, IUCN, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। WWF की स्थापना कब हुआ था? तो मेरे भाई WWF की स्थापना 1961 में हुआ था और यह क्या करता है कि वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है IUCN को, सबको, जितने भी आपके पर्यावरण संरक्षित जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको WWF क्या करता है कि आपका वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई, आपका 10वां, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो मेरे भाई आपका पहले ही ऑप्शन हो जाएगा, आपका किससे है? ओजोन क्षरण से है। मॉन्ट्रियल एक कनाडा का शहर है, वहीं पे आपका एक प्रोटोकॉल हुआ था, एक समझौता हुआ था और उसी समझौता को हम क्या बोलते हैं? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें ओजोन क्षरण के लिए बात कहा गया था। यह 16 सितंबर 1987 को हुआ था, जबकि यह लागू 16 सितंबर 1989 को हुआ था। 2 साल बाद 89 में हो गया था। और यह किससे संबंधित है? तो ओजोन क्षरण से है मेरे भाई। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। यह क्या होता है कि यह पृथ्वी से लगभग आपकी 25 से 30 किलोमीटर ऊपर होता है। यह सूर्य के पराबैंगनी किरण, जो आपकी खतरनाक किरण है, उनको रोकने का कार्य करता है और जो हमारे लिए लाभदायक किरण होते हैं उसको आपको पृथ्वी पर आने देता है। इसलिए ओजोन को हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। और आपको पता होगा कि ओजोन क्षरण का एक मुख्य कारण है AC और फ्रिज। AC और जो फ्रिज होता है उसमें से कौन सा गैस निकलता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इससे जो निकलता है वह सीधे ऊपर जाता है और इसको क्षरण करता है मेरे भाई। अगर ओजोन परत क्षरण हो जाएगा तो अगर जो सूर्य की पराबैंगनी हानिकारक किरण आएंगे और मनुष्य के शरीर पर गिरेंगे तो अनेक प्रकार के त्वचा रोग होगा। तो इससे बचिए आप लोग। क्यों? AC और फ्रिज को कम करेंगे तो ओजोन क्षरण कम होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरे भाई सीता और अशोक का पेड़। सीता और अशोक के पेड़ से क्या होता है कि ध्वनि प्रदूषण कम होता है। अगर कभी भी अगर ध्वनि प्रदूषण को कम करना है तो हमको किसका पेड़ लगाना पड़ेगा? सीता और अशोक को पेड़ लगाना पड़ेगा। धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस पेड़ का यूज करते हैं? सहजन और नीम का। और मेरे भाई आपका जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जलकुंभी का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे भाई ध्वनि प्रदूषण दिया है ना, तो ध्वनि प्रदूषण को आपका ध्वनि प्रदूषण को के लिए प्रयोग किया जाता है कम करने के लिए किसका? तो आपका सीता और अशोक का। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सीता और अशोक। अगर यह पूछ दे धूल प्रदूषण पूछ दे तब क्या होगा? हमारा सहजन और नीम हो जाएगा। और जल की बात करें तो किसका हो जाएगा? आपका जलकुंभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ब्रह्मा। वर्षा का घटना किस मंडल में घटता है? तो मेरे भाई वर्षा का घटना आपके क्षोभ मंडल में घटता है। आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि जितनी मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं वह सब किस मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में ही होती हैं, ठीक है। और वायु का उड़ान भरना किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल ही में होता है। और लेकिन वायु उड़ता किस में है? तो समताप मंडल में उड़ता है। लैंडिंग किस में करता है? क्षोभ मंडल में करता है। उड़ान किससे भरता है? तो आपका क्षोभ मंडल में भरता है। बिजली का कड़कना, बादल का गरजना, सब मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होंगी सब किस में होंगी? क्षोभ मंडल में, ठीक है। समताप मंडल में आपका क्या है? तो समताप में ओजोन परत पाया जाता है। आयन मंडल, आपका आयन मंडल में GSLV वह सब कुछ है। आपके जितने भी रेडियो तरंगे उसमें है। बाह्य मंडल सबसे बाहरी मंडल है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है। कौन सा ऐसा गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है मेरे भाई? तो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। लगभग यह 78% यही पाई जाती है नाइट्रोजन आपके वायुमंडल में। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%। तो हमारे क्वेश्चन का हिसाब से हमारा सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भारत में सर्वाधिक गैस भारत में वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाएगी? नाइट्रोजन हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन अगर ऑप्शन में न रहे और या इसके स्थान पे कुछ और रहे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑक्सीजन हो जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन के बाद दूसरा सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है? ऑक्सीजन। और तीसरा सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है? आर्गन। और यह कितना पाया जाता है? 0.93% पाया जाता है। और उसके बाद मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। यह कितना पाया जाता है? 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका
14वां, विश्व की सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की, कनाडा की, जापान की, तो अफ्रीका की। तो किसकी हो जाएगी मेरे भाई? तो आपका हो जाएगा कनाडा का। किसका हो जाएगा? कनाडा का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15वां, किस राज्य की लंबाई तटों पर सर्वाधिक है? मतलब भारत के 9 राज्य आपके तटों पर स्थित हैं, आपके 4 पूर्वी में, 5 पश्चिमी में, और उसी में से 9 में से आपका किस राज्य की लंबाई तटों पर सर्वाधिक हो जाएगा? तो आपका पहला हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य की जो सीमा है वह तटों पर सर्वाधिक है। और दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो यह हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ दे कि किस राज्य की लंबाई तटों पर सर्वाधिक दूसरे स्थान पे है, तो वह क्या हो जाएगा? हमारा आंध्र प्रदेश। और तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। और सबसे छोटा पूछ दे किस राज्य की लंबाई तटों पर सबसे कम है, तो गोवा। यह सबसे क्या हो जाएगा? सबसे कम। सबसे कम। और यह क्या हो जाएगा मेरे भाई? सबसे अधिक। सबसे अधिक। यह क्वेश्चन आप लोग के हर एक एग्जामों के लिए, आपके यूपी टेट के लिए तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे क्या हो जाएगा? इसको पहले लिख लेते हैं, सबसे अधिक लंबा। मेरे भाई जो यह क्वेश्चन है आपके यूपी टेट के हिसाब से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आज हम लोग देखे हैं। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।